नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आप तक पहुंचाएंगे देश, दुनिया और राज्यों की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 2+2 वार्ता से पहले प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल बैठक। द्विपक्षीय सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार। चौथी भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वॉशिंगटन में। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी पर लोकसभा अध्यक्ष का जोर। भारत परिक्षेत्र के 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में संबोधन। कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही होगा वंचित वर्गों का कल्याण। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर। गुजरात के बाद केरल और पंजाब का स्थान। छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित। सदन में हासिल किया बहुमत। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कार्रवाई का किया बहिष्कार। और अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण शुरू। 30 जून से शुरू होगी यात्रा, 11 अगस्त को होगी संपन्न। बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। राज्यसभा में विपक्षी नेता को जांच के संबंध में संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जिसमें 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है और 11 लोगों को फिर से मौका दिया गया है। राज्यपाल ने राजधानी अमरावती में एक सार्वजनिक समारोह में मंत्रिमंडल के 25 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पटना में 24 नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इनमें बीजेपी के 8, आरजेडी के 6 और जेडीयू के 4 एमएलसी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की कुल 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए कल मतदान कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट के साथ बल्लीगंज विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार की बोचहा और महाराष्ट्र की कोल्हापुर विधानसभा सीट पर भी कल मतदान है। भारत सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के मोहिउद्दीन औरंगजेब को आतंकवादी घोषित किया है। मोहिउद्दीन औरंगजेब पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। गुजरात में भरूच जिले के रासायनिक कारखाने में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिससे 6 कर्मियों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में हुई लोगों की मौत पर शोक जाहिर किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। टैंक रोधी मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण किया गया। अत्यधिक ऊंचाई तक जाने वाली ये मिसाइल स्वदेश विकसित हेलीकॉप्टर से दागी गई। ये दुनिया की सर्वाधिक उन्नत टैंक रोधी मिसाइलों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पाकिस्तान की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर अभियोग को 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया और उनकी अग्रिम जमानत भी उसी दिन तक बढ़ा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक और मुकाबले के लिए तैयार हैं। दोनों नेता पहले दौर के मतदान में 10 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ चुके हैं और अब करीबी मुकाबला इन्हीं 2 नेताओं के बीच है। चीन के बंदरगाह शहर गुआंगझोउ को कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद बाहर से आने वालों के लिए बंद कर दिया गया। शंघाई शहर में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शंघाई में कड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित होगी।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता भारत और अमेरिका के बीच जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक से दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापक कार्यनीति भागीदारी को और मजबूत करने के लिए नियमित और उच्च स्तरीय बैठकें जारी रखने में मदद मिलेगी। ये वर्चुअल बैठक भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी 2+2 वार्ता से पहले होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वॉशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने वाले हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच ये वार्ता होनी है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में ये पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ अलग से भी बैठक करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की मेजबानी करेंगे। यूक्रेन संकट के बीच ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों सरकारों के द्विपक्षीय संबंध को दिए जाने वाले महत्व को दिखाती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बातचीत भारत अमेरिका को विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय एजेंडे के आपसी मुद्दों की व्यापक समीक्षा करने में मदद करेगी, जिससे दोनों पक्षों के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि 2+2 वार्ता आपसी हितों के साथ ही अहम क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों से जुड़ी चिंताओं के मामले से निपटने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर विचार का अवसर मुहैया कराएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के साथ उद्देश्यों को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के दायरे में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती प्रमुख रक्षा साझेदारी को उजागर करने का मौका भी है। इससे पहले पेंटागन में सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने वार्ता से पहले वॉशिंगटन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इसमें रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विमानन क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों बोइंग और रेथियन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की और उनके मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर लगातार बढ़ रहे भारत की नीतिगत पहलू का लाभ उठाने की पेशकश भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे प्राचीन, कार्यशील, सशक्त और जीवंत लोकतंत्र बताते हुए कहा है कि दुनिया भारतीय लोकतंत्र को एक आदर्श के रूप में देखती है। असम विधानसभा में आयोजित भारत परिक्षेत्र के 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे प्राचीन और सशक्त लोकतंत्र है। लोकतंत्र में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की वकालत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवा अपने इनोवेशन से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाते हैं और युवाओं का लोकतंत्र में जितना अधिक योगदान होगा, शासन उतना ही पारदर्शी बनेगा। सम्मेलन का विषय समाज के आकांक्षी वर्गों के लिए विकास के परिणाम को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए विधायी निरीक्षण को मजबूत करना है। लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निकालने के लिए प्रेरित करें और इसके लिए अब समय आ गया है। हमारे नौजवानों की एक अद्भुत कार्य क्षमता है, आत्मविश्वास है, काम करने का विजन है, इनोवेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हमारा नौजवान बहुत तेजी से देश और दुनिया के अंदर काम कर रहा है। और असम से ही हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। नवविक्रम, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का यह 8वां सम्मेलन है। भारत का मजबूत होता लोकतंत्र और उसमें युवाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे मुद्दों को लेकर किस तरह से अहम रहा आज का दिन? प्रीति, आज का दिन बैठक के लिहाज से बेहद अहम था। इनॉग्रल सेशन था तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने वक्तव्य को रखा। उन्होंने कहा कि युवाओं पर उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि युवाओं की आइडियाज और विजन के साथ ही शासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए। इसके अलावा जो देश भर से पीठासीन अधिकारी एकत्रित हुए हैं यहाँ गुवाहाटी में, उन्होंने भी अपने विचार रखे, अपने सुझाव और अपनी राय इस बैठक के दौरान रखी।
जिसमें और प्रीति आपको बताना चाहूंगा कि कल भी जो ये पीठासीन अधिकारियों जो एकत्रित हुए हैं वो दरअसल जिस विधानसभा में जो नए नवाचार हो रहा है उस पर डिस्कस करते हैं, सब एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करते हैं ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसे और मजबूत किया जाए और साथ ही सभी जो जिन्होंने शिरकत की इस सम्मेलन में एक राय पर एकमत दिखे कि जो कानून वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद बने ताकि समाज का जो आकांक्षी वर्ग है उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये बैठक कल भी जारी रहेगी, कल इसका समापन होगा। लोकसभा अध्यक्ष लगातार जो सीपीए की बैठक है उसमें सम्मिलित होते रहे हैं और कल एक बार फिर इसमें एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो ये सीपीए की बैठक है इसका जो आगे जो भविष्य है और जो युवाओं पर जो बातचीत है उस पर क्या प्रस्ताव पारित होता है, कल ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि गांव से लोगों के पलायन को रोका जा सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और ये तमाम जरूरी बातें कही। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांव का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए संपर्क, मूलभूत ढांचा और सिंचाई अहम है। उपराष्ट्रपति ने डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को साझा मंच पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ग्राम सभाएं वर्ष में एक बार जरूर होनी चाहिए और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज भी लगभग 70% भारत गांवों में बसता है। महात्मा गांधी जी ने का शब्दों में समझे तो भारत का दिल गांव में ही बसता है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गांव और उनकी पंचायतों के स्तर पर बदलाव लाया जाए। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा की पहुंच शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के बाद केरल और पंजाब का स्थान है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य सबसे पीछे रहे। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है। SECI चक्र 1 का मकसद 6 मानकों पर यानी 6 पैरामीटर्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। इन पैरामीटर्स में बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण और नई पहलें शामिल हैं। इन मानकों में कुल 27 संकेतक शामिल हैं। खबर झारखंड से है, जहां देवघर जिले में रोपवे केबल कार हादसे के बाद 25 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि करीब 26 घंटे बाद भी 23 लोग बीच हवा में लटके हुए हैं। हादसे में 2 शख्स की मौत हुई है और 12 लोग जख्मी हुए हैं। यात्रियों को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया है। फंसे लोगों को वायुसेना, NDRF, सेना और ITBP की संयुक्त टीमें निकाल रही हैं। तकनीकी खराबी की वजह से रोपवे की कारें आपस में टकरा गई थी, जिस वजह से हादसा हुआ। फंसे हुए लोगों को ड्रोन के जरिए खाना और पानी दिया जा रहा है। घटनास्थल पर बाबा बैद्यनाथ के प्रसिद्ध मंदिर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बचाव और राहत अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। रोपवे बाबा बैद्यनाथ मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है और ये 766 मीटर लंबा है, जबकि पहाड़ी 392 मीटर ऊंची है।
और फिलहाल हम स्थानीय पत्रकार से बात करेंगे। संदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बिल्कुल ताज़ा अपडेट क्या है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल रात में भी हमने देखा था, उस वक्त रात होने की वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ गया था। फिलहाल बचाव और राहत को लेकर जो अभियान है उसे लेकर स्थिति क्या है? जी प्रीति, सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे कि जो वहां पर हालात है वो बहुत ही अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुल 48 लोग कल से फंसे हुए थे, जिनमें से 33 लोगों को रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया गया है और 15 लोग अभी भी ट्रॉली में फंसे हुए हैं। और अभी फिलहाल अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह 5:30 बजे के बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और जो 15 लोग बचे हुए उनको भी कुछ घंटे 2-3 घंटे में सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक हताहत लोगों की बात करें तो 2 महिलाओं की मौत कल ही हुई थी और एक तीसरी मौत आज, दुखद मौत आज हुई है। बताया जा रहा है कि जब एयरलिफ्ट किया जा रहा था वहां फंसे लोगों को, तो हेलीकॉप्टर पे संतुलन बिगड़ने की वजह से एक युवक ऊपर से गिर गया और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस मामले में कुल मिलाकर 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 33 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, 15 बचे हुए हैं, जिनको सुबह उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और जल्द ही उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रीति जी, यानी 15 लोग हैं जिनके लिए अभी बचाव अभियान चलाया जाना है। 3 लोगों की मौत का अपडेट आप दे रहे हैं। संदीप, थोड़ा आप बताइए कि हादसा हुआ कैसे? प्रीति, सबसे पहले बात करें तो कल हादसे की वजह बताई जा रही है कि कल रामनवमी था और जो त्रिकुट पर्वत है वो चूंकि एक पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक मान्यताएं भी हैं, तो काफी लोग वहाँ दूर दराज से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो रामनवमी की वजह से कल भीड़ भी काफी ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि कल जब लोग वहां पर दर्शन के लिए गए थे, घूमने के लिए सैलानी पहुंचे थे, तो रोपवे में 2 ट्रॉली आपस में टकराई थी। अच्छा। जिसके बाद हादसा हुआ और कुछ लोग ऊपर से गिरे। 9 लोग क्योंकि ऊपर से ट्रॉली टकराने की वजह से नीचे गिरे थे, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई थी। 7 लोगों को कल रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जी। तो 2 ट्रॉली तो कल हादसे के शिकार हुई थी। इसके अलावा 12 ट्रॉलियां जो हवा में फंसी रह गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि घटना के बाद जो ऑपरेटर थे ट्रॉली के, वो इतने पैनिक हो गए कि वो मौके से भाग गए, जिस वजह से 12 ट्रॉलियां फंसी हुई रह गई और उस 12 ट्रॉली में 48 लोग सवार थे। जी संदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद होगी तमाम राज्यवार खबरों की। लोकतंत्र मेरी ताकत, ये संसद टीवी की वो पहल है जिसमें हम देखते हैं कि भारत के लोकतंत्र ने कैसे यहाँ की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए हैं और कैसे महिला सरपंच अपने गांव के सतत, समग्र और समावेशी विकास में सशक्त भूमिका निभा रही हैं। हमारा जो फंड है वो हमारा खुद का है। हमारा गांव का जो हम टैक्स जमा करते हैं वो हमारा खुद का फंड 10 लाख है। इसी वास्ते से वो सक्षमपणे काम कर रहे हैं। जो गांव को जरूरत है वही काम कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत, मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय राजधानी की ये पहली यात्रा है। राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने बीते वित्त वर्ष 2021-22 में 50,883 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। विभाग ने बीते वित्त वर्ष में 25.91% की वृद्धि के साथ 50,883.48 करोड़ रुपए के राजस्व का संग्रहण किया है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित करके CUET आयोजित करने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा राज्यों के शिक्षा बोर्ड के छात्रों को समान अवसर प्रदान नहीं करेगी। ओडिशा सरकार ने अधिकारियों के लिए संपत्ति का वार्षिक विवरण जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अधिकारियों को शुरुआत में 31 दिसंबर तक संपत्ति विवरण दाखिल करना था, लेकिन बाद में इस अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
कांग्रेस की पंजाब इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंजाब के हित में वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, टीआरएस एमएलसी के कविता सहित टीआरएस पार्टी के नेताओं ने धान खरीद मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र से नई कृषि नीति बनाने की मांग की। गोरखपुर जिले की स्थानीय अदालत ने गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पुलिस हिरासत की अवधि 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यूपी एटीएस और शाहपुर पुलिस ने अदालत से आरोपी की पुलिस हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, जो सोमवार को समाप्त हो रही थी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की बल्लीगंज और आसनसोल सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अतिरिक्त 5 कंपनियां तैनात की हैं। इससे पहले सीएपीएफ की 133 कंपनियों को तैनात किया जा चुका था। यहां कल 12 अप्रैल को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस में पथराव और आगजनी के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 1 में प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु 6 साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि न्यूनतम आयु आवश्यकता को 5 साल से 6 साल में अचानक परिवर्तन करना अनुचित और मनमाना है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को संसद ने निर्विरोध रूप से पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना। नेशनल असेंबली में विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद शहबाज शरीफ इस पद के लिए एकमात्र दावेदार बचे थे। जीत के लिए 342 सदस्यीय सदन में 172 सांसदों का समर्थन जरूरी था। 3 बार पूर्व प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज को 174 मत मिले, जो 172 के साधारण बहुमत से 2 ज्यादा हैं। वो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए गए इमरान खान की जगह लेने के लिए संयुक्त विपक्ष की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज के नाम का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान 1947 में अपने गठन के बाद से कई शासन परिवर्तन और सैन्य तख्तापलट के साथ राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने के लिए सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने के प्रयास सफल नहीं हो सके। इस संबंध में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके सत्तारूढ़ एसएलपीपी गठबंधन के निर्दलीय सांसदों के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 11 पार्टियों के गठबंधन को देश की खराब आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें 42 निर्दलीय सांसद हैं। निर्दलीय समूह के सदस्य वासुदेव नानायकारा ने बताया कि बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने और 41 अन्य ने पिछले हफ्ते सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन विपक्ष में शामिल होने से इनकार कर दिया था। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है और अब वो देश के पूर्वी हिस्से में हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके सैनिक हार नहीं मानेंगे और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत पश्चिमी देशों के नेताओं से उनके देश को और मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया। जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी बल हमारे देश में के पूर्व में और बड़े अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस के दक्षिण और पूर्व पर ध्यान केंद्रित करने के बीच यूक्रेन का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका क्षेत्र में रूसी हथियारों की बढ़ती संख्या के अनुपात में मदद मुहैया कराता है या नहीं। रूस ने दावा किया है कि उसने कार्रवाई में यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। रूस ने एक कदम अपनी वायु ताकत को मजबूत करने और हथियारों को हटाने के लिए किया, जिसके बारे में यूक्रेन का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में नए सिरे के हमला करने से पहले रूस के लिए यह अहम है। रूस ने शुरुआती हमले को कई मोर्चों पर यूक्रेनियाई बलों के कड़े प्रतिरोध के मद्देनजर रोक दिया था। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को राजधानी कीव और दूसरे शहरों पर भी कब्जा करने से पहले रोक दिया है। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 446 शाखाओं और एसबीआई की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जा सकता है।
तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार यात्रा में 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से एक साथ यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। हर यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन 10,000 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। इनमें वो यात्री शामिल नहीं होंगे जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से आरंभ हो रही है। देश में आज ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है। समाज सुधारक महात्मा फुले ने देश में छुआछूत और जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में काम किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वंचितों और महिलाओं के उत्थान के लिए उनका प्रयास एक समावेशी और समतावादी समाज के निर्माण के प्रयासों में प्रेरणा का एक स्रोत बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कतर के ओलंपिक संग्रहालय की तस्वीरों के साथ, जहां प्राचीन काल के रथ दौड़ से लेकर फॉर्मूला 1 तक के खेलों का अद्भुत संग्रह है। आप देखिए तस्वीरें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।